गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या डिस्कस किया था? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था, बता सकते हो? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था बेटा? रेशमाइजेशन। ओके, तो रेशमाइजेशन में डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ इनैंसियोमर बता दिया है। डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ इनैंसियोमर, ठीक है। और उसके बाद बाय जनरेटिंग अ कायरल सेंटर इन एन ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो इसके कितने एग्जांपल डिस्कस किए मैंने? बाय जनरेटिंग अ कायरल सेंटर इन एन ए कायरल मॉलिक्यूल, इसका एक एग्जांपल डिस्कस किया है। ओके, तो अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं रेशमाइजेशन के लिए बाय जनरेटिंग अ कायरल सेंटर इन एन ए कायरल मॉलिक्यूल। इसका सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एल्केन है, फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटेन को कंसीडर किया। ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। ये रिएक्शन आपने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है। ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन और इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है क्या? ओके, तो मैं अभी एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शायद इंप्रूव हो जाए।
बेटा अभी कुछ वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्यूटेन को कंसीडर किया। ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा प्रोडक्ट बनता है 2 क्लोरोब्यूटेन, और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें ये जो सेकंड प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो जहां पे क्लोरीन आया वहां पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। तो आप याद करो, मैंने रेसमाइजेशन में बताया था कि अगर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एक नया कायरल सेंटर जनरेट होता है, और रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो या तो खुद प्लेनर है या रिएक्शन के बीच में कोई प्लेनर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमेशा रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अब एक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि प्रोडक्ट के अंदर एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि रिएक्टेंट कैसा है। तो अगर आप इस रिएक्टेंट को देखो तो इसके अंदर प्रेजेंट सारे कार्बन, ये चारों कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि सबके अबाउट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, जो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो नॉन प्लेनर रिएक्टेंट, इसका मतलब कि रेसमाइजेशन होगा या नहीं होगा, अब वो सिर्फ एक फैक्टर पे ही डिपेंड करेगा, वो है कि जो इंटरमीडिएट बना है रिएक्शन में वो इंटरमीडिएट प्लेनर है या नहीं। अगर वो प्लेनर है तो रेसमाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की होमोलिसिस हो जाती है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की होमोलिसिस होगी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस, यूवी लाइट की प्रेजेंस में इसकी होमोलिसिस होगी, मतलब ये बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाएगा।
तो होमोलिसिस के थ्रू अगर आप देखो तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर जो है एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला है बॉन्ड पेयर वाला और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला है। तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। मैं ये वाला केस को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें रेशमाइजेशन हो सकता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है और यहाँ पे अगर आप देखो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, ये भी ये बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाता है, होमोलिसिस होती है। अब होमोलिसिस हुई तो होमोलिसिस से एक तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना बेटा, और ये जो कार्बन है, जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच था उस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हाइड्रोजन पे होगा और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कार्बन पे होगा। अब फ्री रेडिकल के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि जो फ्री रेडिकल साइज में जितना छोटा होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप इसको यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, नोट पे लिख लो, फ्री रेडिकल हैविंग स्मॉलर साइज, free radical having smaller size are more reactive. Free radical having smaller size are more reactive than that of free radical. Free radical having smaller size are more reactive than that of free radical having larger size. Having larger size. इसका मतलब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि वो साइज में छोटा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्लोरीन के साथ पहले रिएक्ट करेगा। देखो क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक फ्री रेडिकल बन जाता है कार्बन के ऊपर प्लस HCl। HCl बाई प्रोडक्ट है, तो HCl का फॉर्मेशन होगा और कार्बन पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो फ्री रेडिकल्स के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हम फ्री रेडिकल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस फ्री रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच, जैसे आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो जो प्लस आई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो फिर फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आप इस बात को नोट कर सकते हो, लिख लो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लेना प्लस आई इफेक्ट, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट ग्रुप is attached with free radical, is attached with free radical, then its hybridization is sp2 and geometry is trigonal planar, and geometry is trigonal planar। देखो however if electron withdrawing group
if electron withdrawing group, ब्रैकेट में लिख लो माइनस आई इफेक्ट, minus I effect is attached with free radical, is attached with free radical, then its hybridization is sp3, then its hybridization is sp3 and its shape is pyramidal, and its shape is pyramidal. ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल से अटैच है, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री को देखो, तो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। तो दूसरी कंडीशन जो मैंने बताया था रेसमाइजेशन के लिए, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई बेटा। सेकंड कंडीशन क्या बताया था, प्लेनर इंटरमीडिएट अगर बनता है रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेनर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा, ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करता है। ये जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ। कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन के अंदर होमोलिसिस कराएगा, ये क्लोरीन की होमोलिसिस कराता है। तो क्लोरीन की जब होमोलिसिस कराएगा तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स पे अटैक करते हैं। कैसे अटैक होगा भाई, अटैक होगा फ्रॉम टॉप साइड और अटैक होगा फ्रॉम बॉटम साइड। अटैक टॉप साइड से होगा और अटैक होगा बॉटम साइड से। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ अटैक की, टॉप साइड अटैक एंड बॉटम साइड अटैक। तो क्योंकि दो साइड से अटैक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये टॉप में आ गया क्लोरीन, कार्बन, कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, इधर अटैच हो गया इथाइल, इथाइल ग्रुप C2H5, और यहाँ पे अटैच हो गया बेटा मिथाइल CH। एक प्रोडक्ट ये बन गया। इसी तरीके से जब बॉटम साइड अटैक होगा तो कार्बन से अटैच होगा क्लोरीन। ठीक है, कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा, इधर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, और अंदर वाले साइड में आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अमाउंट में दोनों का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम इस मिक्सचर को, ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलेंगे D+L,
मिक्सचर, यानी कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। तो अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो समझने में भी आपके लिए आसानी होगी। चलो, मेरे मूवमेंट करने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। अभी वॉइस क्लियर है बेटा? अब आवाज आपको अच्छे से सुनाई पड़ रही है? चलो ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, जो मैंने ये सेकंड एग्जांपल डिस्कस किया रेसमाइजेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, वहां पे आपने जो रिएक्टेंट कंसीडर किया था, रिएक्टेंट प्लेनर था, प्रोडक्ट के अंदर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा था, इसलिए रेसमाइजेशन हुआ। इस एग्जांपल में आपने क्या देखा? इस एग्जांपल में आपने देखा कि रिएक्टेंट नॉन प्लेनर है, प्रोडक्ट के अंदर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक्वायर कर रहा है, तो मतलब प्लेनर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की वजह से और प्रोडक्ट में कायरल सेंटर जनरेट होने की वजह से रेसमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करें, उस मॉलिक्यूल के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उसके उसके कितने इनैंसियोमर्स होंगे, उसके कितने मीजोफॉर्म होंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होंगे, उसके कितने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करो। डिटर्मिनेशन ऑफ total number of determination of total number of optically active form, determination of total number of optically active form corresponding to determination of total number of optically active form corresponding to a given structural formula, corresponding to a given structural formula। इसमें अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो। नोट करो, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, if structural formula of the molecule, if structural formula of the molecule is not divisible into two equal half, is not divisible into two equal half, and molecular structure possesses, and molecular structure possesses n number of chiral center, n number of chiral center, n number of chiral center, then अब इसमें देखो अलग अलग रिजल्ट है। फर्स्ट केस, टोटल नंबर ऑफ optically active form, total number of optically active form A, total number of optically active form A is equal to 2 to the power n, 2 to the power n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट। सेकंड रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म, n। अब देखो मीजोफॉर्म तो तब होगा ना जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिविजिबल होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिविजिबल है ही नहीं, तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिविजिबल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म क्या होगा? 0। देयर इज नो मीजोफॉर्म, तो टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म इज इक्वल टू 0। टोटल नंबर ऑफ enantiomeric, total number of enantiomeric pair E। अब देखो enantiomeric pair मतलब दो enantiomer के पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 to the power n है। अब इसमें दो के कितने पेयर्स बनेंगे? तो दो के पेयर्स की अगर बात करें तो 2 to the power, इसको आप a/2 बोल सकते हो, a/2, यानी कि 2 to the power n-1, 2 to the power n-1। फिर बात आती है टोटल नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर R। अब देखो जितने इनैंसियोमेरिक पेयर होंगे
उतने ही रेसमिक मिक्सचर होंगे, क्योंकि अगर यही एनैंसियोमेरिक पेयर का इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया जाए तो उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये भी a/2 के बराबर होगा, यानी कि 2 to the power n-1। और फिर एक और रिजल्ट यहां पे आता है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होंगे बेटा, वो होंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस नंबर ऑफ मीसोफॉर्म। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, यानी कि a प्लस m। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 2 to the power n। तो ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी और कॉम्प्लिकेसी आ सकती है कि जैसे यहाँ पे बोला गया कि n नंबर ऑफ कैरल सेंटर है, और उसके साथ ये भी बता दे कि उसके अंदर m नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर n नंबर ऑफ कैरल सेंटर के साथ m नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, तब क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा 2 to the power n into 2 to the power m। 2 to the power n into 2 to the power m हो जाएगा। ठीक है, मीसोफॉर्म अभी भी 0 होगा। एनैंसियोमेरिक पेयर की बात करोगे तो ये एनैंसियोमेरिक पेयर तब हो जाएगा 2 to the power m plus n by 2, यानी कि 2 to the power m plus n minus 1। 2 to the power m plus n minus 1। और उसी तरीके से रेसमिक मिक्सचर भी हो जाएगा 2 to the power m plus n minus 1। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर तब आप निकालोगे तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या हो जाएगा 2 to the power m plus n। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिजल्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिविजिबल नहीं है दो इक्वल हाफ में, और मॉलिक्यूल के अंदर n नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे और m नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कौन से डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर कोई डबल बॉन्ड किसी साइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है और रिंग का साइज 7 मेंबर्ड रिंग या उससे छोटा है, 7 मेंबर्ड रिंग या उससे छोटा है, तो उस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन अगर डबल बॉन्ड किसी 8 मेंबर्ड रिंग या उससे बड़ी रिंग का पार्ट है तो उस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, बाकी डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है, उन कार्बन से अटैच जो दोनों ग्रुप है, वो दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। तो वो कंडीशन को इंश्योर करने के बाद आप ये रिजल्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, if structural formula is not divisible into two equal halves and molecule possesses n number of chiral center and m number of double bond about which geometrical isomerism is possible, then total number of optically active form is equal to 2 to the power n multiplied by 2 to the power m। अब यहां पे एक चीज और बता दो बेटा, ये कायरल सेंटर और वो डबल बॉन्ड जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उनको कंबाइंडली हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। कायरल सेंटर और डबल बॉन्ड जिनके अबाउट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उनको हम कंबाइंडली स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर में कायरल सेंटर और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी वाले डबल बॉन्ड को हम स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 to the power m plus n, मीसोफॉर्म क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिविजिबल नहीं है 0, एनैंसियोमेरिक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म by 2 यानी कि 2 to the power m plus n minus 1। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म डिवाइडेड by 2 to the power m plus n minus 1 and total number of configurational isomer is equal to 2 to the power m plus n। तो ये क्लियर हो गया सबको? जो तो है सारा खुला
सारा क्लियर हो गया फिर करांगे। हेलो हाँ की दबा गया बेटा माइक को म्यूट करो। काजल माइक को म्यूट करके रखो। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया बेटा? अभी जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? बहुत स्लो रिस्पांस आ रहा है। चलो ठीक है, अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बताना है, ये सारे रिजल्ट्स बताने, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। बताओ ये सारी वैल्यूज। चुनने नहीं देता के पता। बेटा काजल आपका माइक म्यूट नहीं है, आप माइक को म्यूट करके रखो। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हैं बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो 2 टू द पावर 7। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कितने कायरल सेंटर है और कितने डबल बॉन्ड है जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो अब आप देखो, एक कायरल सेंटर तो यहां दिख रहा है, ये एक कायरल सेंटर है, मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूं कायरल सेंटर पे। एक कायरल सेंटर यहां प्रेजेंट, एक कायरल सेंटर यहां प्रेजेंट, एक कायरल सेंटर ये भी है, और एक कायरल सेंटर ये प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो बात आती है कि कितने डबल बॉन्ड है जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये वाला डबल बॉन्ड को अगर आप देखो, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, बट ये डबल बॉन्ड 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था कि 7 मेंबर्ड रिंग या उससे छोटी रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, बट ये वाला डबल बॉन्ड को अगर आप देखो तो ये 8 मेंबर्ड रिंग का पार्ट है। तो 8 मेंबर्ड रिंग का पार्ट है, इस वजह से इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इस डबल बॉन्ड को भी कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, तो हियर n is equal to 1 2 3 4 5, n is equal to 5 and m is equal to 1, n is equal to 5 and m is equal to 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 to the power 6, 2 to the power 6 हो जाएगा, यानी कि 32। मीजो फॉर्म, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है इसलिए मीजो फॉर्म क्या हो जाएगा? 0।
कोई मीजोफॉर्म 64 नहीं होगा इसका। इनएंशियोमेरिक पेयर की बात करें तो सर इनएंशियोमेरिक 64 पेयर क्या हो आएगा जाएगा? सर ए वैल्यू अच्छा हाँ 64 2 टू द पावर 6, हाँ ठीक बोल रहे हो, 64 आएगा। ठीक है। इनएंशियोमेरिक पेयर की बात करें तो इनएंशियोमेरिक पेयर 32 हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर अगर कंसीडर करें तो ये 32 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को अगर कंसीडर करें तो वो 64 होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें सेकंड केस लिखो। सेकंड केस, नोट करो। if structural formula of the molecule if structural formula of the molecule is divisible if structural formula of the molecule is divisible into two equal half and molecule possess n number of chiral center and molecule possess n number of chiral center molecule possess n number of chiral center। अब इसमें बेटा फर्दर दो केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड केस में भी दो केसेस पॉसिबल है। तो इसका फर्स्ट केस लिखो। if n is even number if n is even number then total number of optically active form if n is even number then total number of optically active form is equal to 2 to the power n minus 1 2 to the power n minus 1 2 to the power n minus 1 ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ए हो जाएगा बेटा 2 to the power n minus 1। दूसरा रिजल्ट लिखो, टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म अब यहाँ पे मीजोफॉर्म होगा तो टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म इज इक्वल टू 2 to the power n by 2 minus 1 2 to the power n by 2 minus 1। अगला रिजल्ट लिखो, टोटल नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर is equal to 2 to the power n minus 2 2 to the power n minus 2 optically active form by 2। total number of racemic mixture 2 to the power n minus 2 जितने enantiomeric pair उतने racemic mixture and total number of configurational isomer जो कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस नंबर ऑफ मीजोफॉर्म के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। तो ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व होंगे। सर हाँ बोलो सर, वो बोर्ड क्लियर नहीं है, लास्ट के दो बताने को आर और सी। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वैल्यूज। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म 2 to the power n minus 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मीजोफॉर्म 2 to the power n by 2 2 to the power n by 2 minus 1 n by 2 minus 1। इनैंशियोमेरिक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बाय 2 यानी कि 2 to the power n minus 2 हो जाएगा 2 to the power n minus 2।
रेसमिक मिक्सचर भी 2 टू द पावर n-2 हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर अगर देखें बेटा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस मीजो फॉर्म के बराबर होगा। तो ये 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2 - 1 ये ऑब्जर्व होगा। थैंक यू सर। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने कंसीडर किया। अब हमें यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स बताने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर 2 कायरल सेंटर है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिविजिबल है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखो तो ये डिविजिबल है, इंटू 2 = ½ तो n वैल्यू यहाँ पे 2 है बेटा, तो पुट कर दो। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 - 1 यानी कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो जाएंगे। और मीजो फॉर्म की बात करें तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 मीजो फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इनैंसियोमेरिक पेयर की बात करें तो 1 इनैंसियोमेरिक पेयर हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर को कंसीडर करें तो 1 रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को कंसीडर करें तो 3 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर ऑब्जर्व होंगे। 3 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, आगे चल करके आप एक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको EZ बताया था ना, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R हो, तो RR एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि एक का कॉन्फ़िगरेशन R हो और दूसरे का S हो। एक के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन R हो और दूसरे के अबाउट S हो। या इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है SR, तो RS और SR ये आइडेंटिकल होंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिविजिबल इनटू 2 = ½ तो RS और SR में से कोई एक को कंसीडर करना है बिकॉज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिविजिबल इनटू 2 = ½ और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे दोनों के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन S हो, SS। अब मैं इसमें बता दूं बेटा, ये जो पहला वाला है RR ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तीसरा वाला जो SS है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये जो बीच वाला है RS और SR ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसी को मीजो बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड वाला जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये इसको मीजो बोलेंगे। तो अब इसमें सेकंड केस लिखो। सेकंड केस का सेकंड केस,
लिखो if n is odd number, if n is odd number, if n is odd number, then if n is odd number, then total number of optically active form, total number of optically active form, if n is odd number, then total number of optically active form is equal to 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, total number of optically active form 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2. Total number of mesoform, total number of mesoform होगा बेटा 2 to the power n minus 1 by 2. Total number of mesoform 2 to the power n minus 1 by 2. Total number of enantiomeric pair optically active form by 2. Number of optically active form by 2. Total number of racemic mixture, number of optically active form by 2. Total number of configurational isomer, आप देखो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1. ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2. टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म होगा 2 to the power n minus 1 by 2. Total number of enantiomeric pair a by 2, total number of racemic mixture a by 2, and total number of configurational isomer optically active form plus mesoform ये आ जाएगा 2 to the power n minus 1. अब जैसे देखो अगर जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब यहां पे आप देखो जहां जहां पे OH है, OH वाला कार्बन तो कायरल सेंटर है, लेकिन जहां पे क्लोरीन है बेटा ये वाला कार्बन स्यूडो कायरल सेंटर है. आप याद करो मैंने बताया था कि जब हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर निकालते हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए स्यूडो कायरल सेंटर को भी काउंट किया जाता है along with कायरल सेंटर. स्यूडो कायरल सेंटर को भी हम काउंट करते हैं along with कायरल सेंटर. इस तरीके से अगर आप देखोगे तो n वैल्यू इधर हो जाएगी 3, n is equal to 3. अब आप अगर एनालिसिस करो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म A is equal to 2 to the power 3 minus 1 minus 2 to the power 2 by 2, यानी कि ये आ गया बेटा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो ये 2 आ गया. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इज इक्वल टू 2. अब देखो टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म, तो टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म 2 आ जाएगा, 2 to the power 2 by 2. तो टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म 2, टोटल नंबर ऑफ enantiomeric pair 1, टोटल नंबर ऑफ racemic mixture 1, टोटल नंबर ऑफ configurational isomer 4. टोटल नंबर ऑफ configurational isomer 4 होंगे. तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2,
mesoform 2, enantiomeric pair 1, racemic mixture 1, configurational isomer 4. अगर हम इसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें बेटा, देखो क्या क्या हो सकता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में। तो देखो इसमें पहली पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तीनों के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है, आर आर आर, तीनों के अबाउट आर। दूसरी पॉसिबिलिटी है आर एस आर, ठीक है, आर आर आर। सेकेंड पॉसिबिलिटी आर एस आर। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी बेटा एस एस आर आर, एस आर आर। अब एस आर आर को आप कंसीडर करो और आर आर एस को कंसीडर करो, ये एक ही बात, क्योंकि ये डिविजिबल है इनटू 2 इक्वल हाफ। एस आर आर और आर आर एस। और देखो और क्या होगा यहां पे, एक पॉसिबिलिटी होगी यहां पे नंबर 4, एस एस एस, तीनों के अबाउट एस। और एक पॉसिबिलिटी और ऑब्जर्व होगी यहां पे एस एस आर और आर एस एस। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें तो 5 बन रहे हैं, आर आर आर, आर एस आर, एस आर एस, आर आर और आर आर एस। और एक पॉसिबिलिटी हो गई एस एस एस, और फिफ्थ हो गया एस एस आर और आर एस एस। तो फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, एस एस आर और आर एस एस। में क्या गड़बड़ हो रही है? एस आर एस भी नहीं आया सर। कौन सा? एस आर एस, एस आर एस, एस आर एस। देखो मुझे ये लग रहा है ना, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये सेंट्रल वाला जो आप कंसीडर कर रहे हो ना, सेंट्रल वाले के ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके दोनों साइड के जो ग्रुप हैं वो दोनों साइड के ग्रुप आइडेंटिकल हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखो ना आर 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 ले लिया, ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं आर एस आर। तो ये जो दो फॉर्म है ना, इन दो फॉर्म को डिफाइन कर पाना ये पॉसिबल नहीं होगा। सर अगर एस ये मेरी और बात आर समझ पा रहे हो कि नहीं? आइडेंटिकल है, एक्सक्यूज मी सर, सर अगर एस और आर आइडेंटिकल है तो थर्ड और फिफ्थ बोलो बोलो, सेम सुन नहीं रहा हो हूं। जाएंगे? थर्ड और नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बेसिक बात ये है कि जो कायरल सेंटर है, जहां पे कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के केस में तो आप क्लियरली बता सकते हो, ठीक है, कायरल सेंटर के केस में तो आप क्लियरली बता सकते हो कि इसका आर है या एस है, इसका आर है या एस है। लेकिन ये जो स्यूडो कायरल सेंटर है ना, स्यूडो कायरल सेंटर के केस में प्रॉब्लम होगी। स्यूडो कायरल सेंटर के केस में आर एस बता पाना ये पॉसिबल नहीं है।
ये वीडियो पॉज हो गया क्या? मैं जो बात आपको बता रहा हूं, अब जो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के अबाउट तो आप क्लियरली बता सकते हो कि वहां पे आर है या एस है, लेकिन जो स्यूडो कायरल सेंटर है ना, स्यूडो कायरल सेंटर के केस में आर एस कॉन्फ़िगरेशन को बता पाना पॉसिबल नहीं, ठीक है? क्योंकि स्यूडो कायरल सेंटर में आप देखो एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग वो एक कायरल होता है और दूसरे अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग वो कायरल होता है, जो मैंने पीछे उसकी पूरी एनालिसिस बताया था उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पे जो स्यूडो कायरल सेंटर का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं, वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। बेटा इंटरनेट स्पीड जो हमें लग रहा है बहुत स्लो है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मैं एक बार इसको फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो है ना, इसको जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर जरा विजुअलाइज करो, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो, और फिर उसके बाद देखो इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी को आपको एक्सक्लूड करना चाहिए। अदरवाइज तो 6 आ रहे हैं, बट कुछ पॉसिबिलिटीज इसमें से एक्सक्लूड होंगी, इसलिए टोटल जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं, आप देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी को आप एक्सक्लूड कर सकते हो उसमें। ओ आवाज से चिल्ले, ओए समझी, यहाँ ये हाँ वाले वाले आप ले सोलोमन फाइल, सोलोमन फाइल स्नाइडर एमएस चौहान है, इंडिया का एमएस चौहान तो है, एमएस चौहान ने तो ट्रांसलेट कर रखा था, जहाँ स्वाद लगा तो कोई किताब बनाई उसमें, यही है मैं तो क्या मारा था क्या है RSS RSS क्या है तेरा RSS क्या हुआ क्या है कुछ तो गए तीनों आए, तीन बता रखे ना मन अच्छा इधर दिया के वास्ट तो यही कम इसमें देखो क्यों नहीं तब मां अब ऐसे में तुम्हें तो आओ more than one quality center of the how to da कारण बताओ ना तुम नेम आगे जो बस कौन सा बताया अभी इसने बताऊं ठीक है इस पर चलता है मास्टर का ये तो इसमें 2 मत 4 आने चाहिए 6 होना है इसके कंपाउंड के देखिए बच्चा ज्यादा तो देव कहने तो बस बताया बच्चे थोड़ा बहुत बताया कहने तो बस if the component more than one type, the head to analyze each center separately and decide whether it is a R or S. Then using numbers, we tell which designation that considers to 2, 3 die Burma butane and this is rotated so that the lowest low तो वीडियो क्वालिटी कुछ इंप्रूव हुई है क्या? that is 2 is directly away from yes sir improve हो गया but sir किसी और की आ गई है एक मिनट में अपने सामने
तो मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा है आपका रिस्पांस क्या है। एक मिनट, मैं दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं उसमें से, क्योंकि बीच वाला कार्बन जो है एक स्यूडो कायरल सेंटर है, इस वजह से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करना चाहिए। एक मैं ये वाला केस भी लिख देता हूं, SRS, तो क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना चाहिए। RSR, RSR और RRR ये एक ही यूनिट कंसीडर की जाएगी। RRR बेटा और RSR ये सेम यूनिट होगी, समझाया। इसी तरीके से और क्या एक्सक्लूड करोगे, बोलो। Sixth one. So fourth and सिक्स्थ sixth एंड, eight. So fourth हाँ and एकदम sixth सही है, eight. फोर्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ और सिक्स्थ भी एक ही यूनिट होगी बेटा, फोर्थ और सिक्स्थ एक ही यूनिट होगी। हम सिर्फ जो कायरल सेंटर है ना वहां पे कॉन्फ़िगरेशन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। बीच वाला जो अरेंजमेंट है ना, बीच वाले अरेंजमेंट को हम वो क्लियरली बता नहीं सकते कि वो क्या होगा, आर होगा या एस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल 4 ही होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वैसे तो इसके लिए आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कौन कौन सा है। तो देखो, फर्स्ट लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव है, फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। सिक्स्थ ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो नेचुरल सी बात है सेकंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट इन दोनों में से कोई एक को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो 1 ऑप्टिकली एक्टिव, 6 ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी जो 2 है वो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये SRR और SSR दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इनको मीजो फॉर्म बोलेंगे। हो गया क्लियर बेटा। स्यूडो कायरल सेंटर के केस में आपको कैसे एनालिसिस करनी है। स्यूडो कायरल सेंटर के केस में हमें सिर्फ जो कायरल सेंटर है ना उसी का जो डिफरेंट अरेंजमेंट है वो कंसीडर करना है। जो स्यूडो कायरल सेंटर है उसका जो उसके अरेंजमेंट को चेंज करके जो पॉसिबिलिटीज होंगी उनको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे केसेस को एनालाइज कर सकते हो। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जो RS की जो एनालिसिस है वो हम EZ की तरह करते हैं। EZ की तरह ही करते हैं, वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो EZ कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था, सीक्वेंस रूल बताया था ना वहां पे। यस सर। तो उन्हीं सीक्वेंस रूल को यूज करेंगे इधर भी। बस मैं ओके जस्ट सर। पहुंचने ही वाला हूं उस कॉन्सेप्ट पे, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। ओके सर, थैंक यू। तो अब देखो, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी
of the sample. Optical purity of the sample. एक सैंपल की ऑप्टिकल प्योरिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें अब ये कंसेप्ट को समझना है. तो लिख लो, लिखो, if we consider the mixture of two enantiomer, then optical purity of the sample is determined. In terms of percentage enantiomeric excess. इस टर्म में ऑप्टिकल प्योरिटी को डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस को कैसे डिटरमाइन करते, कैसे कैलकुलेट करते, फिर मैं इसका पूरा मतलब समझा दूंगा एक एग्जांपल के थ्रू. तो देखो, परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस नोट कर लो, मैं रिपीट कर रहा हूं. लिखो, if we consider the mixture of two enantiomer, then optical purity of the sample is determined in terms of percentage enantiomeric excess. यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस. अब परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो बता रहा हूं आपको. परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू enantiomeric excess divided by total concentration of both enantiomer. Total concentration of both enantiomer multiplied by 100. Percentage enantiomeric excess is equal to enantiomeric excess divided by total concentration of both enantiomer multiplied by 100. अब जरा देखो बेटा, ये enantiomeric excess को कैसे निकालते हैं. Enantiomeric excess is equal to कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो. आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को देखे तो दो फॉर्म होते हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म. तो कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो डिफरेंस, यहां पे मैं डिफरेंस का साइन लिख रहा हूं बेटा. कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ लीवो, कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ लीवो डिवाइडेड बाय concentration of dextro plus concentration of levo multiplied by 100. Concentration of dextro difference concentration of levo upon concentration of dextro plus concentration of levo multiplied by 100. अब डिफरेंस को आप कैसे समझोगे?
बोल रहा है कि यहाँ पे डेक्स्ट्रो फॉर्म का कंसंट्रेशन और लीवो फॉर्म का कंसंट्रेशन में से जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर डेक्स्ट्रो का ज्यादा है तो डेक्स्ट्रो के कंसंट्रेशन में से लीवो का कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा कोई स्टूडेंट है जो माइक को म्यूट नहीं कर रहा है और बार बार जो है स्क्रीन पे जब उसका स्क्रीन सेवर दिखाई पड़ रहा है, सारे स्टूडेंट को डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज अपना माइक को म्यूट रखो। तो डेक्स्ट्रो कंसंट्रेशन डिफरेंस लीवो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो या लीवो में से जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें से कम वाले का कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आपको ये दिमाग में रखना है बेटा कि ये सब्ट्रैक्शन ऐसे होना चाहिए जिससे कि वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आए। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हमें इस तरीके से करना है जिससे कि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आए। तो डेक्स्ट्रो के कंसंट्रेशन में से लीवो के कंसंट्रेशन को या लीवो के कंसंट्रेशन में से डेक्स्ट्रो के कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें से कम वाले का कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस डिटरमाइन किया जाएगा। इसका एक और तरीका होता है परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस को डिटरमाइन करने का। आप इसको भी देखो। परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू observed specific rotation of the mixture observed specific rotation of mixture divided by specific rotation of pure enantiomer multiplied by 100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर divided by specific rotation of pure enantiomer multiplied by 100। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है बेटा, अब जरा देखो परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो उससे ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकाली जाती है। मान लो कि हमने परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस निकाला इस तरीके से, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। If percentage enantiomeric excess of a sample, if percentage enantiomeric excess of a sample is 30% of D form, if percentage enantiomeric excess of a sample is 30% of D form, आप बोलोगे ये 30% तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये डी फॉर्म कैसे? तो डी फॉर्म इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको जैसे देखना है दोनों के कंसंट्रेशन में, डेक्स्ट्रो और लीवो के कंसंट्रेशन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म ज्यादा अमाउंट में होगा तो यहां पे डी फॉर्म लिखोगे, और अगर लीवो फॉर्म ज्यादा होगा बेटा तो ये जो परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस के साथ आपको एल फॉर्म लिखना है। यानी कि दोनों एनहांसियोमर में से जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो फॉर्म यहां पे लिखा जाएगा। अगर डेक्स्ट्रो का ज्यादा है तो 30% ऑफ डी फॉर्म, अगर लीवो का ज्यादा है तो 30% ऑफ एल फॉर्म। ये बात समझ में आई सबको? ये डी फॉर्म या एल फॉर्म कैसे डिसाइड होगा? डी फॉर्म और एल फॉर्म कैसे डिसाइड होगा ये समझ में आया? अच्छा, सिर्फ एक को समझ में आया? हाँ, तो क्या करना है आपको? डेक्स्ट्रो या लीवो में से जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो फॉर्म वहां पे हमेशा लिखा जाएगा। तो 30% ऑफ डी फॉर्म या 30% ऑफ एल फॉर्म, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है बेटा। हाँ बोलो सोबित।
सर जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इनके इंडिविजुअल बराबर होती है। कंसंट्रेशन का एवरेज होगा? नहीं नहीं, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन का एवरेज नहीं होगा, वहां पे दोनों का 50% होता है, तो सर वो वो इक्विमोलर M1 मिक्सचर होता प्लस M2/2। है। हाँ, वो एक अलग बात है। आप पहले इस बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर में दोनों एनांसियोमर का कंसंट्रेशन बराबर होता है, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म का कंसंट्रेशन बराबर होता है, इसलिए वहां पे नेट रोटेशन 0 होगा। वहां पे ये जो ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन आप निकालोगे ना, ये ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये वैल्यू 0 होगी वहां पे। ओके सर। तो वहां पे परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस 0 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी एनांसियोमर एक्सेस में है ही नहीं, दोनों बराबर अमाउंट में। ठीक है? यस सर, थैंक यू। हाँ, तो अब जरा इस बात को समझो बेटा। मैंने बोला 30% ऑफ डी फॉर्म एनांसियोमेरिक एक्सेस है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो 100% सैंपल हमने लिया है, उस 100% सैंपल में सिर्फ 30% सैंपल के करस्पॉन्डिंग ही रोटेशन ऑब्जर्व हो रहा है। जो रिमेनिंग 70% है, वो रिमेनिंग 70% आपस में ही अपना रोटेशन को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उस 70% में 35% डेक्स्ट्रो है, 35% लीवो है, जो एक दूसरे का रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। बच गया 30% डेक्स्ट्रो, उसी का रोटेशन वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे कंपोजिशन आ जाता है। तो देखो, इफ परसेंटेज एनांसियोमेरिक excess of a sample is 30% of D form, it means this sample contains, it means this sample contains 30% pure D form, 30% pure D form and 70% racemic mixture. इसका मतलब वहां पे 30% प्योर डी फॉर्म है बेटा, और 70% क्या है? रेसमिक मिक्सचर है। तो इसका मतलब इस 70% रेसमिक मिक्सचर को अगर देखें तो इसके फर्दर दो पार्ट है। क्या? 35% इसके अंदर 35% डी फॉर्म होगा और 35% एल फॉर्म होगा। ठीक है बेटा? 35% वहां पे डी फॉर्म होगा और 35% एल फॉर्म होगा। तो अब अगर आप देखो तो टोटल कंपोजिशन, ठीक है, टोटल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल, अगर पूरे सैंपल का टोटल कंपोजिशन देखें तो देखो बेटा, 30% प्योर डी था और 35% डी फॉर्म रेसमिक मिक्सचर के अंदर है। तो 30 + 35 मिलकर के कितना हो गया? 65%। तो टोटल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल इज क्या हो जाएगा? 65% डी फॉर्म एंड 35% एल फॉर्म। ऐसे निकाला जाएगा बेटा टोटल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। तो ये बात समझ में आ गई कैसे निकालना है? अगर परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस पता है, कंपोजिशन, अगर परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस पता है तो कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? समझ में आया? तो अब मुझे जरा एक केस में कंपोजिशन बताओ। एक सैंपल का परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस, एक सैंपल का परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस 50% ऑफ एल फॉर्म है, 50% ऑफ एल फॉर्म। फटाफट उसका कंपोजिशन बताओ।
50% ऑफ एल फॉर्म है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा वहां पे 75% एल फॉर्म एंड 25% डी फॉर्म। 75% एल फॉर्म एंड 25% डी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको कैसे एनालाइज करोगे, 50% ऑफ एल फॉर्म है, मतलब 50% प्योर एल, 50% रेसमिक मिक्सचर। उस रेसमिक मिक्सचर के 50% में 25% डी, 25% एल, तो टोटल एल कितना हो गया 75% एंड टोटल डी 25%। ठीक है, अगर एक सैंपल का परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस 15% ऑफ डी फॉर्म है, 15% ऑफ डी फॉर्म, बताओ कंपोजिशन क्या होगा? सही है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 85% रेसमिक मिक्सचर, 15% डी फॉर्म, तो 85% में आधा डी आधा एल, तो 42.5% डी, 42.5% एल, प्लस ये डी और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 57.5% डी एंड 42.5% एल। तो ऐसे आपको कंपोजिशन निकालना है परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस की हेल्प से। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो सर अच्छी बात है। हाँ बोलो। सर, अब ये परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस कम होगा तो प्योरिटी ज्यादा होगी? अगर परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस कम होगा, नहीं, परसेंटेज एनहांसियोमेरिक एक्सेस अगर कम होगा तो प्योरिटी कम होगी। थैंक यू सर। भाई आप देखो ना, दोनों जो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन में डिफरेंस जितना कम होगा प्योरिटी उतनी कम होगी। कंपोजिशन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्योरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कंपोजिशन में डिफरेंस जितना कम होगा प्योरिटी उतनी कम होगी, कंपोजिशन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्योरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं बेटा, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है या 3 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और उनका मिक्सचर गिवन है, तो आप जरा लिखो इफ वी हैव 3 optically active form, if we have 3 optically active form called A, B and C. If we have 3 optically active form called A, B and C, having specific rotation alpha A, alpha B and alpha C, having specific rotation alpha A, alpha B and alpha C. आगे लिखो, if their mole fraction in the mixture, if their mole fraction in the mixture is XA, XB and XC respectively, XA, XB and XC respectively, then specific rotation of the mixture, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन हमें निकालना है। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू अल्फा ए एक्स ए प्लस अल्फा बी एक्स बी प्लस अल्फा सी एक्स सी।
इस तरीके से आप मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन निकालो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इस फॉर्मूला को के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहां पे मैंने बोला कि अगर एक मिक्सचर है जिसमें दो या 2 और मोर देन 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, अगर उन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का आपको स्पेसिफिक रोटेशन पता है, जब वो प्योर फॉर्म में है तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन पता है, और उनके अगर मोल फ्रैक्शंस आपको पता है, तो आप मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? ये समझ में आ गया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कैसे निकालना है? अब देखो, एक टर्म को हम यहां पे डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। ये रिएक्शन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वॉल्डेन इन्वर्जन, और इसको ऑप्टिकल इन्वर्जन भी बोलते हैं, ऑप्टिकल इन्वर्जन, और इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं बेटा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। हाँ भाई शोभित, आज मंडे ही है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल आपका टेस्ट होना है। तो वॉल्डेन इन्वर्जन और ऑप्टिकल इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है, वॉल्डेन इन्वर्जन और ऑप्टिकल इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट बता करके मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं। देखो, वॉल्डेन इन्वर्जन एक स्पेशल मैकेनिज्म में ऑब्जर्व होता है जिसको हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। आप नोट कर लो, दिस इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड, this inversion is observed in those nucleophilic substitution, this inversion is observed in those nucleophilic substitution, this inversion is observed in those nucleophilic substitution where leaving group का मतलब वो ग्रुप जो मॉलिक्यूल से रिमूव होता है, where leaving group is attached with a chiral center, where leaving group is attached with a chiral center, where leaving group is attached with a chiral center, and substitution follow, and substitution follow SN2 mechanism। ये है बेटा SN2। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 2 का मतलब बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, N न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। SN2
मींस बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जल्दी से क्लास को फिनिश कर दूं, नहीं तो सोबित अभी एक दो बार और पूछेगा कि आज मंडे है या ट्यूसडे है। तो यहां पे देखो हमने कार्बन कंसीडर किया, इस कार्बन से एक लिविंग ग्रुप अटैच है L, और ये कार्बन जो है बेटा ये कायरल सेंटर होना चाहिए। कार्बन के बारे में बोल रहे हैं कि कार्बन मस्ट बी अ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर का मतलब इससे अटैच चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो इससे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो इस कार्बन से L अटैच है, इस कार्बन से R अटैच है, इस कार्बन से R प्राइम अटैच है, और इस कार्बन से H अटैच है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसलिए ये कायरल सेंटर है। अब इसमें देखो होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे कार्बन पे अटैक करना चाहता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है। बट वो अटैक कैसे करता है ये इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करना चाहता है, बट न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। ये SN2 मैकेनिज्म की स्पेशलिटी होती है कि हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो लिविंग ग्रुप यहां है तो न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक होता है कार्बन के ऊपर, मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, और कार्बन ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है, तो वो नया बॉन्ड फॉर्म तभी कर पाएगा जब वो पुराना बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कार्बन क्या करता है, लिविंग ग्रुप के साथ जो अपना बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो रिएक्शन के एंड में ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन के एंड में ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है बेटा। यहां पे आ गया R प्राइम, यहां पे आ गया H, और इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, और लिविंग ग्रुप यहां से रिमूव हो गया। अब अगर आप देखो जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा पाओगे। जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का ऑब्जर्व होता है। ये वैसे ही दिखता है जैसे कि एक अम्ब्रेला का इन्वर्जन हो गया, अम्ब्रेला उल्टा हो गया। तो इसीलिए इस फिनोमेना को वॉल्डेन इन्वर्जन और ऑप्टिकल इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्जन कब ऑब्जर्व होगा, उसकी कंडीशन एकदम क्लियरली डिफाइंड है। वो कंडीशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्या है कंडीशन, लिविंग ग्रुप को अटैच होना चाहिए कायरल सेंटर के साथ, लिविंग ग्रुप को अटैच होना चाहिए कायरल सेंटर के साथ। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होनी चाहिए, जिसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। मतलब मैकेनिज्म मस्ट बी SN2, रिएक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी SN2 एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी डायरेक्टली अटैच विद कायरल सेंटर। बस ये अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाओ कि वहां पे वॉल्डेन इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इसी को वॉल्डेन इन्वर्जन और ऑप्टिकल इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वेडनेसडे की क्लास में, कल तो क्लास होगी नहीं, कल टेस्ट होगा, तो वेडनेसडे को जो क्लास होगी, वेडनेसडे की क्लास में मैं फिशर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। फिशर प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बस आप ये समझ लो कि वेडनेसडे की क्लास में इस टॉपिक को, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेडनेसडे की क्लास में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कल टेस्ट होगा आपका 8:30 to 9:30 टाइम याद रखना, 8:30 से 9:30 टेस्ट होगा।
और टेस्ट जो है वो मिडजी ऐप पे होगा। मिडजी के 2 ऐप है, एक क्लास प्लस ऐप है और एक दूसरा वाला ऐप है। अब नए स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं जिनको भी प्रॉब्लम है वो मेरे से अलग से कांटेक्ट कर ले। पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही है, तो न्यू स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं बता दूंगा कि कौन से ऐप पे टेस्ट होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टेस्ट मैं बताऊंगा कब होगा, ठीक है। इट में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टेस्ट भी हम लोग ट्यूसडे ही रखें, ठीक है बेटा। क्लास में फिनिश कर रहा हूं, ओके।